नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, संस्कृति किसी देश की राष्ट्रीयता को परिभाषित तो करती है, मगर वो तभी महान बन पाती है जब वो उस राष्ट्रीयता की सरहदों को लांघ जाती है। अगर इस विचार को उलट कर देखें तो संस्कृति को राष्ट्रीयता में बांधने की कोई भी कोशिश दरअसल उसके महान बनने की संभावनाओं को ध्वस्त कर रही होती है। इस छोटे से विचार के साथ पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे, क्या साहित्य और सिनेमा के बीच रिश्ता कमजोर हो रहा है। इस विषय पर एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं अमिताभ श्रीवास्तव, अजित राय और रविंद्र त्रिपाठी। वरिष्ठ साहित्यकार अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ दूसरी आवाज में पंचप्रण, पंच सकार और पंच नकार की बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक प्रियदर्शन आज बताएंगे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किताब द सेल आउट के बारे में। जाने माने शायर खुशबीर सिंह शाद से सुनेंगे उनकी कुछ ताजा गजलें। मल्टीमीडिया आर्टिस्ट रंजीत सिंह अपनी प्रदर्शनी द ब्लैक ट्रूथ के बारे में बताएंगे और अंत में ज्ञान चतुर्वेदी का कटाक्ष ब्रह्म मुहूर्त में उठने के महात्म्य पर। एक समय था जब जाने माने फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए साहित्यकारों पर निर्भर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे साहित्य और सिनेमा का रिश्ता कमजोर पड़ता गया और अब तो हालत यह है कि बहुत कम साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनती हैं, खासतौर पर हिंदी में। आखिरकार साहित्य और सिनेमा के इस रिश्ते में गिरावट की क्या वजह है? क्या साहित्यकारों ने सिनेमा से जुड़ना बंद कर दिया है या फिर फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए कच्चा माल कहीं और से तलाशने लगे हैं? आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ सिनेमा के 3 जानकार जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अमिताभ श्रीवास्तव, रविंद्र त्रिपाठी और अजित राय। तो आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, पहला प्रश्न आपसे है कि क्या हिंदी के कथाकारों, उपन्यासकारों के लिए फिल्मी दुनिया के दरवाजे बंद हो गए हैं या तंग हो गए हैं? क्या वजह है कि हम वो जो पुराना रिश्ता होता था 80 के दशक तक, जहां फिल्मकार अच्छी कहानियां ढूंढने, उपन्यास ढूंढने साहित्यकारों के आसपास मंडराते थे और साहित्यकार भी फिल्मी दुनिया से जुड़े होते थे, वो रिश्ता नहीं दिख रहा है, कमजोर हो गया है? देखिए मुकेश जी, जब हम साहित्य और सिनेमा के रिश्ते की बात करते हैं तो हमको ये देखना होगा कि क्या जिस दर्शक वर्ग या जिस समाज की हम बात कर रहे हैं, जिस समाज को केंद्र में रखकर हम ये चर्चा कर रहे हैं, क्या उसके जीवन में साहित्य की जगह बची है। यानी अगर आप सिनेमा और साहित्य की बात करें, लेखक कथाकार की बात कर रहे हैं कि उसके लिए रास्ते बंद हो गए हैं, तो उससे पहले हमको ये भी देखना चाहिए कि जो हमारा तो अभी है नहीं, फिल्म की जगह तो है। नहीं, फिल्म की जगह है। मैं साहित्य के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा ना कि कथाकार के लिए की बात कर रहा हूं। हाँ, कथाकार के लिए आपने कहा कि रास्ते बंद हो गए हैं क्या, तो मैं ये फिल्म के दरवाजे, हाँ, फिल्म के दरवाजे, मैं फिल्म के संदर्भ में ही बात हो रही है। तो जब हम ये बात करते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि जिस समाज के संदर्भ में हमें चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी पट्टी, मैं मानता हूं कि हिंदी सिनेमा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हिंदी सिनेमा का मतलब हिंदी पट्टी। तो हिंदी पट्टी का जो दर्शक है या जो पाठक है या जो आम एक हम उसको कह लें उपभोक्ता है सूचना का या साहित्य का, उसके जीवन में साहित्य की कितनी जगह बची है, हमको ये भी देखना चाहिए। अगर वो साहित्य को लेकर के उत्साहित है और उसको लेकर के उद्वेलित है, उसमें उसकी दिलचस्पी है, तो वो साहित्य के फिल्मी रूपांतरण में भी दिलचस्पी लेगा और वो उसके अंदर ये उत्सुकता होगी। और जब ये उत्सुकता होगी तो कहीं ना कहीं उसका एक बाजार बनेगा और उस बाजार के हिसाब से सिनेमा भी बनेगा। जब आपने 80 के दशक की बात कही या उससे पहले की बात कही, तो आप देखें कि मतलब 1931 में आलम आरा आई है पहली सवाक फिल्म, और 1933 में प्रेमचंद आ जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। वो उनकी कहानी पर फिल्म बनती है द मिल मजदूर। फिल्म बैन हो जाती है। प्रेमचंद जो है वो दुखी होकर के या असंतुष्ट होकर के चले जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन उनकी कृतियों पर फिल्में बनना जारी रहता है।
यानी 1934 में फिल्म बनी, फिर उसके बाद 1938 में, यहां तक सोचिए कि दक्षिण भारतीय भाषा में, यानी सेवा सदन पर तमिलनाडु में फिल्म बनी जिसमें MS सुब्बुलक्ष्मी ने हीरोइन का काम किया था। तो ये चीज हमको समझना चाहिए कि जिस समाज में एक साहित्य को लेकर के लगाव है, बांग्ला फिल्मकारों को आप देखिए, उनके यहाँ आज भी बन रही है। सत्यजीत रे ने तो खैर बनाया ही, लेकिन बांग्ला समाज में आज भी बन रही, क्योंकि आज भी वो रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रेरणा लेते हैं। आज भी उनके यहाँ जो नए कथाकार हैं, वे चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के आज जितने भी उनकी परंपरा है, वो सबसे प्रेरणा लेते हैं और सबको अपने सिनेमा के लिए कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या हमारे यहाँ हिंदी पट्टी का दर्शक जो है उसके अंदर ये उत्कंठा बची है? हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि जिस तरह का आजकल का दर्शक वर्ग है, उसका तो इसमें ज्यादा मन लग रहा है कि भाई साहब लाल सिंह चड्ढा जो है वो आमिर खान ने उसमें अभिनय किया है, और आमिर खान चूंकि मोदी साहब के खिलाफ बयान दे चुके हैं तो इसलिए उनकी फिल्म को बायकॉट करो। या अक्षय कुमार ने हिंदू फिल्म ये ओ माई गॉड में देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था तो उनकी फिल्म को बायकॉट करो। तो अगर ये दर्शक की मनोवृत्ति है तो उससे हम किसी भी तरह के साहित्य या जो एक किस्म का मतलब कहना चाहिए एक परिष्कृत रुचि होती है, उसकी हम उम्मीद कैसे करेंगे? मेरा ख्याल है जब हम साहित्य और सिनेमा के रिश्ते की बात करते हैं तो हमको समाज और साहित्य और सिनेमा के रिश्ते की बात करनी चाहिए, क्योंकि समाज में अगर उसकी छटपटाहट नहीं होगी तो आपको नहीं मिलेगा। आप दक्षिण भारत चले जाइए, दक्षिण भारत में आज भी जो है वो मतलब ताकाजी शंकर पिल्लई से लेकर के जो आज के लेखक हैं उन सबके कृतियों पर फिल्में बन रही हैं जी। मराठी में चले जाइए, मराठी में ऐसा हो रहा है। बांग्ला फिल्मों का मैंने नाम लिया ही, लेकिन हिंदी में ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हिंदी में जो आप मनोरंजक यानी मसाला फिल्में बना रहे हैं, जब दर्शक उनके बारे में भी संतुष्ट नहीं, यानी शमशेरा हो या लाल सिंह चड्ढा हो या रक्षाबंधन हो या और इस तरह की जो फिल्में आ रही हैं वो फ्लॉप हो जा रही हैं, या फ्लॉप उनको दर्शक पसंद नहीं कर रहे हैं किसी भी कारणों से, तो वो हमको ये देखना चाहिए कि जब साहित्य के लिए जगह हमारे समाज में नहीं बची है। भाई हिंदी पट्टी का जो आम इंसान है मुकेश जी, वो कितना प्रेमचंद को याद करता है, कितना पंत निराला महादेवी को याद करता है, कितना जो है वो अपने नाटककारों को याद करता है। किसको मालूम है कि धर्मवीर भारती ने अंधायुग जैसा उपन्यास नाटक लिखा है? तो ये तो हमारे दर्शक की अभिरुचि का मसला भी है। ये सिर्फ हम फिल्म सिनेमा को ये नहीं कह सकते कि उनके दरवाजे बंद हो गए। सिनेमा देखिए एक कला भी है लेकिन एक व्यवसाय भी है सर। तो व्यवसाय में उसमें जो पैसा लगाता है उसकी पैसे की वापसी होनी चाहिए। पहले के फिल्मकार उन्होंने ये कला हासिल कर ली थी कि वो मनोरंजन भी देते थे, मैसेज भी देते थे और मुनाफा भी कमाते थे। आप बासु चटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी का सिनेमा देख लीजिए, उन्होंने मनोरंजन सिनेमा के दायरे में रहते हुए ऐसा सिनेमा रचा है कि जो कि आपको आज भी बहुत प्रेरक लगता है। जी, इस मुद्दे पर लौटता हूं, लेकिन मैं बाकी दो की भी राय लेना चाहता हूँ। अजीत जी, क्या एक मात्र कारण यही है कि हिंदी के दर्शकों की रुचि अब साहित्य में घट गई है, तो फिल्मकार भी सोचते हैं कि फिर साहित्य से क्यों लिया जाए, या कुछ दूसरी चीजें हैं कि कमर्शलाइज चीजें हो गई हैं, आइटम नंबर चाहिए, वो आपको हिंदी साहित्य में, कथा साहित्य में नहीं मिलेगा, या हिंदी साहित्य ही जो रुचियां बदली हैं लोगों की उसके हिसाब से नहीं ढल पाया है, वो चीजें नहीं है साहित्य में, इसलिए फिल्मकारों ने साहित्य की तरफ देखना ही बंद कर दिया? नहीं, ये कारण नहीं है केवल। दरअसल क्या हो रहा है कि जिसे आप हिंदी सिनेमा कहते हैं वो बहुस्तरीय है, और मान लेते हैं हम मुंबईया सिनेमा एक हिंदी सिनेमा है। मुंबईया सिनेमा में इस समय प्रतिभाओं का भयानक अकाल हो गया है, और सोचने समझने वाले लोग, मैं उसको हमेशा कहता हूं कि मुंबईया सिनेमा लगातार कूड़े कचरे से भर गया है, क्योंकि वहां सोचने वाले लोगों का अकाल हो गया है। अनुराग कश्यप ने पिछले दिनों ये मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा था कि जो लोग हिंदी फिल्में बना रहे हैं उनको हिंदी समाज की, हिंदी समय की, हिंदी संस्कृति की कोई समझ नहीं है। अधिकतर अंग्रेजी से पढ़े लिखे कॉर्पोरेट के लोग, जो OTT प्लेटफॉर्म है अमेजन या नेटफ्लिक्स, उसके CEO कौन लोग हैं और वो कैसे सोचते हैं। तो ये जो पहले के जो फिल्मकार थे वो निस्संदेह उनका साहित्य और संस्कृति से रिश्ता था। ये केवल हिंदी में ऐसा हुआ है, और मैं इस बात से सहमत हूं कि अभी भी कन्नड़ में गिरीश कासरावल्ली, मलयालम में अडूर गोपाल कृष्णन, बंगाल में भी जो जितने नए जमाने के फिल्मकार हैं, और दुनिया के हर देश में आप देखिए कि मोहसिन हामिद के उपन्यास रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट पर मीरा नायर फिल्म बनाती हैं,
और दुनिया में जितनी भी जैसे कान, बर्लिन और वेनिस महोत्सव में जो फिल्में हिट हो रही हैं, उनमें से 70% फिल्में साहित्यिक किताबों पर बनी है। तो जो भी विश्व के महान फिल्मकार इस समय हैं, चाहे वांग कार-वाई हो, क्वेंटिन टारंटिनो हो, इनारितु हो और बाकी लोग, वो सब साहित्य पढ़ते हैं, लिखते हैं। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम एक ये हो गया है कि मुंबई में अधिकतर लोग, मतलब आप देखिए कि एफटीआई पुणे ने हमारे देश को सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्मकार दिए, और जो लोग एफटीआई से पढ़कर निकले उनका साहित्य से रिश्ता बना, जो लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पढ़कर निकले उनका साहित्य से रिश्ता बना, चाहे तिग्मांशु धूलिया हो या और कितने भी नाम आप गिना सकते हैं। लेकिन मुंबईया सिनेमा आज जिन लोगों के हाथों में है, वहां उनकी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब वो कुछ भी बना दे रहे हैं। तो उनकी समझ का मामला है, और इसको मैं ऐसे कहता हूं कि हमारे देश में फिल्म की शिक्षा का अभाव है। अब जैसे आप बिना एमबीबीएस की डिग्री के सर्जरी तो नहीं कर सकते, तो हमारा मेडिसिन इंडस्ट्री हमारी बहुत वर्ल्ड में आगे जा रही है, इंजीनियरिंग आगे जा रही है, मैनेजमेंट आगे जा रहा है, क्योंकि हमारे पास आला दर्जे के मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थान है। और आप देखें तो हमारे एकेडमिक्स में सिनेमा कहीं शामिल ही नहीं है। तो जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आप फिल्म अच्छी कैसे बनाएंगे? आप लोग देखिए कि दुनिया के जितने फिल्मकारों का बायोडाटा आप पढ़िए, उसमें पहली ही लाइन आती है कि ये फला स्कूल से इन्होंने शिक्षा पाई है, यानी कि फिल्म स्कूल से। हमारे यहाँ 90% जो फिल्मकारों का बायोडाटा देखिए, उसमें से कहीं वो पढ़ाई लिखाई है ही नहीं, तो गायब है। केवल एक, अच्छा, और एक पैसे का की चकाचौंध है। ऐसा नहीं है कि दर्शक को केवल वही चाहिए। तो भारत जैसे गरीब और निरक्षर देश में आप दर्शकों से ऑडियंस ड्रिवन चीजों पर 100% भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको क्वालिटी देना है, अच्छी चीजें देनी है। और यदि इस ऑडियंस वाले तर्क को मैं हरगिज नहीं मानता, तो फिर क्लासिकल म्यूजिक किसी की समझ में नहीं आती। तो क्या हर किसी को भांगड़ा सुनना चाहिए, हर किसी को गजलों में लग जाना चाहिए? फिर जो हमारे शास्त्रीय संगीत और नृत्य की जो ऊंचाइयों पर हमारा चल रहा है वो तो खत्म हो जाएगा। उसी तरह फाइन आर्ट्स मान लीजिए कि हर किसी को समझ में नहीं आता, तो हर किसी को फिगरेटिव चित्र बनाने चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए जो फिल्म निर्माण की जो दुनिया है वो इस समय मूर्खता के आवरण से ढक भर गई है, और वहां किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि इस सुरंग से बाहर कैसे निकले। क्योंकि वो, आप देखिए, एक आखिरी बात मैं कहूंगा कि जैसे हॉलीवुड की कोई भी फिल्म 100 करोड़ तो में नहीं हो तो 5,000 करोड़ की होती है, लेकिन 100 करोड़ का मान ले, या यूरोप की कोई भी फिल्म, तो उसमें 25% बजट सिनेमा का स्क्रिप्ट राइटिंग और राइटर पर खर्च होता है, रिसर्च पर खर्च होता है। यानी कि 25 करोड़ रुपया राइटर को जाता है और उसके काम पर जाता है। हमारा हिंदी सिनेमा दुनिया का अकेला ऐसा फिल्म उद्योग है जहां लेखकों पर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है और रिसर्च पर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो जो जिसकी मर्जी में आता है वो लिख देता है, क्योंकि वहां मूर्खों की भरमार है और दो चार हाउसेज हैं जो अपने को खुदा समझते हैं, तो उनको पढ़ना लिखना आता नहीं, और तो वो कहते वाह वाह क्या स्टोरी है, क्या चीज है, अच्छा ये कर दो, और उस तरह से बजट बढ़ता जाता है। और अभी आप एक फिल्म क्रिटिक को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता, उनका नाम है कमाल राशिद खान। मैंने उनके पिछले दिनों बहुत सारे वीडियोस देखे बॉलीवुड पर, वो बातें बहुत सही कहते हैं, लेकिन ठीक है वो थोड़े अपने अंदाज में कहते हैं तो उनको लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो इस तरह से हमारा जो मुंबईया सिनेमा है, हिंदी सिनेमा है, इसलिए नहीं कि साहित्य की जगह नहीं है, इसलिए नहीं कि हिंदी में अच्छा लेखन नहीं हो रहा है, वो पूरी दुनिया एक तरह से अंधी सुरंग में फंस गई। जी जी, तो रविंद्र त्रिपाठी जी, क्या आपको भी लगता है कि फिल्मी दुनिया अब अनपढ़ फिल्मकारों से भर गई है और वो बॉक्स ऑफिस के लिए फिल्में बनाना चाहते हैं, कमर्शियल इंटरेस्ट इतना हावी हो गया है कि वो अब साहित्य पर न साहित्य के बारे में जानते हैं कि क्या अच्छा लिखा जा रहा है, किसको अडॉप्ट किया जा सकता है फिल्मों में, एक पूरा एक जो सिस्टम है वो खत्म हो गया है, या फिर जो ऑडियंस का सवाल उठाया अमिताभ जी ने, वहाँ एक गैप है जिसको कोई समझ नहीं रहा है। देखिए मुकेश जी, ये जो पहलू है इसको मुख्य रूप से दो नजरियों से देखना पड़ेगा। एक तो जो मेरी थोड़ी सी समझ है उसके अनुसार हिंदी फिल्मों की बात करें तो ऐसा कभी कोई जमाना नहीं रहा जब हिंदी फिल्मों और हिंदी सिनेमा के बीच में बड़ा गहरा नाता रहा। ठीक है, एक जमाने में
रेणु की कहानियों पर, तीसरी कसम पर बनी, मैला आंचल पर बनी, लेकिन वो शायद रिलीज भी नहीं हो पाई। कुछ फिल्में अभी भी बनती हैं, विशाल भारद्वाज बनाते हैं। लेकिन देखिए जो फिल्म है, जो फिल्म का की जो पूरी दुनिया है, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया है, उसमें क्या है कि फिल्म अब एक कमर्शियल वेंचर है। और ये बात मैं निगेटिव अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हर चीज का कॉमर्स होता है, और एक स्टार सिस्टम हम जाने चाहें या न चाहें, स्टार सिस्टम है, और एक उसका बड़ा मैकेनिज्म है, बड़ा ग्रामर है, और उसको जो शुद्ध साहित्यकार है, जो सिर्फ उपन्यास लिखता है, उसकी रचनाओं पर उस ग्रामर में फिट होती हैं या नहीं होती हैं, इसके लिए हम सिर्फ फिल्मकारों को दोषी नहीं दे सकते। क्योंकि देखिए लिटरेचर खुद अपने आप में क्या है, लिटरेचर जो है वो तो जब आप अडॉप्ट करते हैं रविंद्र जी, तो वो तो ग्रामर उसमें वो ला सकते हैं, ला सकते हैं। आप तो अडॉप्ट करेंगे, तो अडॉप्ट करते समय आप अपने फिल्मी ग्रामर के हिसाब से उसको अडॉप्ट करेंगे। इसमें कोई लेखक कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं मैं आप ये नहीं करेंगे। ज्यादातर लेखक तो लालायित रहते हैं कि हमारी कहानियों पर, उपन्यास पर फिल्म बन जाए। नहीं, लालायित रहते हैं, लेकिन अभी भी देखिए विशाल भारद्वाज ने बनाई थी फिल्म, विशाल भारद्वाज ने भी बनाई थी, वो चरण इक्का सिंह दुक्का पथिक की बात है, अपवाद है वो। तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब देखिए ये बात को थोड़ा सा मैं इसको दूसरे संदर्भ में देखता हूँ। हॉलीवुड में भी कोई ऐसा नहीं है कि वहां साहित्यकार जो अमेरिकन, उन पर हर उपन्यास पर फिल्म बन ही जाए, ऐसा भी नहीं होता है। फिल्म एक डिफरेंट ग्रामर है। ये ठीक है कि हाउ जहां पॉल सात्र के बारे में भी था, जब वो गए थे हॉलीवुड में फिल्म लिखने, तो अंत में वो जहां कुछ कर नहीं पाए थे। जो प्योर लिटरेचर है वो अलग अलग आर्ट है, और जो सिनेमा एक अलग आर्ट है। इसमें कभी कन्वर्जेंस होता है, कभी कन्वर्जेंस नहीं होता है। ये ठीक है कि बॉलीवुड जो है या देश का जो दूसरा बड़ा फिल्म मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए रवीन जी, एक सवाल का जवाब चाहिए कि पहले कन्वर्जेंस हो रहा था, अब नहीं हो रहा है, तो रुक गया, कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी। ऐसा क्या हो गया इस बीच में? या तो दर्शक नहीं है, या साहित्य अच्छा नहीं लिखा जा रहा है, या मैं तो ये नहीं फिल्मकार मानता अच्छा हूं नहीं कि कर रहे पहले हैं। बहुत हो रहा था। नहीं, हिंदी में पहले बहुत हो रहा था। ये भी जब प्रेमचंद का उदाहरण है, वो लौट गए थे, अमृतलाल नागर लौट गए थे, जो उपन्यासकार गए उस जमाने में, जो राज कपूर का जमाना होता है, उसमें भी एक रेणु की कहानी जो थी, तीसरी कसम, वही चर्चित फिल्म रही। कितने थे, एक नदिया के पार फिल्म बनी थी, वो जरूर एक का, उसको तो क्रेडिट भी नहीं दिया गया था उसको, ये भी एक सच है। लेकिन देखिए ये बात हमें साहित्य की तरफ से अगर देखें तो लोगों को ये होता है, आपत्तियां होती हैं, वो अलग बात है। लेकिन पूरी दुनिया में जो कमर्शियल फिल्म का वेंचर है, और जो लिटरेरी एस्टेब्लिशमेंट है, जो साहित्य के लोग हैं, उपन्यासकार हैं, और जो कमर्शियल सिनेमा करते हैं, उनमें फाक हर जगह है। वैसा नहीं है कि हिंदुस्तान में, हाँ ये सच है कि हिंदुस्तान में रिश्ता टूटा हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में जहां कमर्शियल है वहां भी कोई रिश्ता बहुत जुड़ा हुआ है। दूसरे जो फिल्में बॉलीवुड वगैरह में बनती हैं, उसमें देखिए बहुत सारे जो बनती हैं वो क्राइम नॉवेल्स पर बनती हैं, जो ओटीटी पर भी जो फिल्में आती हैं। हमारे यहाँ क्राइम राइटिंग को अभी भी एक तरह से उस तरह से इंक्लिनेशन भी नहीं है। क्राइम को लेकर के उसको सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, इसके अच्छे लेखक भी नहीं है। आप देखिए चेतन भगत का जो उपन्यास पर फिल्म बनी थी, 3 इडियट्स, वो तो चेतन भगत के उपन्यास पर बनी है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में, हिंदी का जो लेखन है और उसका डिस्कनेक्ट एक शुरू से रहा है भारतीय समाज में, वो आज की चीज नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले बहुत मनोहर श्याम जोशी जैसे लेखक को बाद में डिस्कनेक्ट हो गया था। 3 इडियट्स तो अंग्रेजी का उपन्यास था, अंग्रेजी का उपन्यास था चेतन भगत का। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं बात लिटरेचर का कह रहा हूँ। हिंदी में जो उपन्यासकार लिख रहे हैं, कुछ कमलेश्वर तक एक पीढ़ी थी जो कमलेश्वर, और कुछ मन्नू भंडारी की रजनीगंधा पर बनी थी, और ये सब फिल्में बनी थी। लेकिन अब जो सिनेमा है, कमर्शियल सिनेमा, वो हम चाहें या न चाहें, हमारे अनजाने ही एक डिफरेंट जॉनर में, डिफरेंट एरिया में चला गया है। और उसके बहुत सारे डिस्कनेक्ट हैं, जिसमें एक साहित्य है और हिंदी साहित्य है। और मैं तो ऐसा नहीं मानता कि कन्नड़ में या तेलुगु में जो बड़ी फिल्में जो बनी हैं,
अभी हाल में राजामौली की जो 2 फिल्में आई हैं, या कन्नड़ में जो आई है KGF 2, उसका कोई लिटरेचर से रिश्ता नहीं है। ग्रेट फिल्में जो है, बड़ी फिल्में, कमर्शियल फिल्में दक्षिण में भी साहित्यिक कृतियों पर वैसी नहीं बन रही हैं। कमर्शियल फिल्म तो से मलयालम तो है, नहीं करेंगे आपकी में जो पूर्ण कमर्शियल फिल्में हैं। लेकिन मैं अमिताभ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी जो अजीत रॉय ने हवाला दिया कि जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में आती हैं फिल्में, उनमें बहुत सारी फिल्में साहित्य पर आधारित फिल्में होती हैं, और हमारे यहाँ अब वो जो एक पूरी वो पैरेलल फिल्म कह लें, आप सार्थक सिनेमा कह लें, जो भी कह लें, क्योंकि वो मामला ही खत्म हो गया है। वैसे फिल्मकार जो इस तरह की फिल्में बनाते थे और साहित्य से कुछ लेते थे, क्योंकि वो मसला ही खत्म हो गया है, अब पूरी तरह से मामला कमर्शियल हो गया है। वो जो आप बीच का सिनेमा कह रहे थे, ऋषिकेश मुखर्जी वगैरह का, वो भी कहीं नजर नहीं आता है। तो क्या ये वजह है कि हमारा हिंदी का सिनेमा पूरी तरह से कमर्शियलाइज्ड हो गया है, पूरा धंधेबाजी में उतर आया है, इसलिए गुंजाइश खत्म हो गई? एक वजह ये है, एक वजह तो है बिल्कुल। लेकिन जैसे रविंद्र जी ने कहा कि भाई सिनेमा जो है वो उसमें कॉमर्स का एक फैक्टर है और उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो देखिए हो क्या रहा है कि जब से सिनेमा का ये कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है फिल्म इंडस्ट्री का, तो उसमें जो लोग अब पैसा लगा रहे हैं, कोई फिल्म बन रही है तो 300-400 करोड़ की फिल्म बन रही है, और उसमें जो मुख्य कलाकार है उसकी फीस 100-150 करोड़ के आसपास चली जा रही है। तो अब जो भी पैसा लगा रहा है वो उसके लिए उस पैसे की रिकवरी आवश्यक हो जाती है, तो वो उसको कैसे रिकवर? एक सवाल है, 300-400 करोड़ वाली कितनी फिल्में साल में बनती है? बहुत सारी फिल्में 10, 15, 20 करोड़ की रेंज वाली भी बन रही हैं, उनमें तो बन रही हैं, निकल सकते, वो बन रही हैं, वो बन रही हैं, वो बन भी रही हैं, और वो आपको OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होती भी दिखेंगी। देखिए पहले भी ये जो रविंद्र जी बात कह रहे थे, उस बात से मैं सहमत हूं कि पहले भी ऐसा नहीं था कि थोक के भाव में सब लोग लिटरेचर से ही अपना कच्चा माल ले रहे थे। और लिटरेचर में आप क्या समझते भाई, गुलशन नंदा के उपन्यासों पर बहुत फिल्में बनी है। हम गुलशन नंदा को हमने अपने पल्प फिक्शन को वो दर्जा दिया ही नहीं, जैसा अभी इन्होंने क्राइम के बारे में कहा। भाई इब्ने सफी ने इतनी बढ़िया सीरीज लिखी है जासूसी दुनिया, हम कहाँ उनको मानते हैं कि हाँ साहब वो महान साहित्यकार है? तो ये हमारी भी समस्या है ना भाई। गुलशन नंदा के उपन्यासों पर तो केरल में फिल्म बनी है, एयर हॉस्टेस का उनका एक उपन्यास था, उस पर मलयालम में फिल्म बनी, तो और उन पर चाइना में रिसर्च होती है, लेकिन हम उनको निकृष्ट दर्जे का लेखक मानते हैं क्योंकि हमारी अपनी साहित्यिक जो एक ऐंठन है। जी अमिताभ जी, हमारा आपका मानना हो सकता है कि पल्प फिक्शन अच्छा बुरा जो भी है, लेकिन जो फिल्मी दुनिया गुलशन नंदा और रानू पे बना रही थी फिल्में, आज वो वहां से भी नहीं उठा रही है। नहीं, वो वहां से उठा रही होगी, बात भी नहीं उठा रही है। नहीं उठा रही होगी, देखिए उठा रही होगी, लेकिन मसला वही है ना मुकेश जी, हम लोग जानते नहीं है। देखिए मैं जो बात दर्शक की मतलब एक अवेयरनेस की बात कही थी मैंने शुरू में, उसका कारण ये था कि दर्शक को जब तक ये दिलचस्पी नहीं होगी कि मेरा ये जो सिनेमा जो मैं देख रहा हूं उसका कच्चा माल कहाँ से आ रहा है, अगर उसको उसमें दिलचस्पी है तो वो जरूर उसके बारे में कहीं ना कहीं मतलब खोजबीन करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो किताब हाथ में लेकर के जाए सिनेमा देखने, लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए कि भाई दिल दिया दर्द लिया अगर दिलीप कुमार की फिल्म थी तो वो वुदरिंग हाइट्स पर बनी थी, जो कि एमिली ब्रॉन्टे का नॉवेल था, और वो 1966 में बनी थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई हम बहुत मतलब हम एकदम दरिद्र हो गए हैं। हमारी संवेदना, जो समाज की संवेदना जब ऐसी हो गई है, और जब पैसे का मामला इतना आ गया है कि हाँ भाई वहां इतना बड़ा अमाउंट लग रहा है, जब ये चीजें बदलने के बारे में सोचा जाएगा कि हाँ भाई स्टार जो है वो अभी मैं हाल में बताऊं आपको, जब ये रक्षाबंधन फिल्म फ्लॉप हुई तो उसके बाद अक्षय कुमार का एक बयान आया था कि साहब हम लोगों को जो है फिल्म लेखकों को प्रमुखता देनी चाहिए। हम लोग करते क्या है कि हम लोग स्टार्स को देते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन को, डायरेक्शन को वगैरह वगैरह, लेकिन लेखक को देना चाहिए। अब अगर ये एक फिल्म एक्टर सोच रहा है जो कि बहुत बड़ा स्टार है, जो खुद बहुत ज्यादा फीस लेता है 100-150 करोड़ के आसपास, तो अगर वो ये सोच रहा है और ऐसा सब लोग सोचने लगे तो शायद हो सकता है कुछ समय में स्थिति बदल जाए। भाई आप ये बताइए ना, मीरा नायर ने झुम्पा लहरी के नॉवेल नेमसेक पर फिल्म बनाई थी इरफान को लेकर के। अब ये वो सवाल आ जाएगा कि वो तो अंग्रेजी में लिखा गया था, लेकिन है तो वो भी लिटरेचर ना।
तो अगर हमारा हिंदी लिटरेचर जो है भाई, काशी काशी फिल्म बनाई चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने, पिंजर फिल्म बनाई चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने अमृता प्रीतम को लेकर के, उपन्यास को लेकर के, फिल्में बहुत बनी है। तो अभी भी बन रही हैं। जैसे विशाल भारद्वाज की बात कही उन्होंने, तो विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर को पूरी तरह से नए से प्रेजेंट किया, ओंकारा में, मकबूल में और हैदर में। तो ये दर्शक को अगर ये मालूम चलेगा कि हाँ भाई इसमें शेक्सपियर कहीं है, तब उसको लगेगा कि हाँ भाई हमारा सिनेमा जो है उसका साहित्य से रिश्ता टूटा नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर साल में 500-600 फिल्में बनती हैं तो उसका 10-15% ही जो है वो लिटरेचर से आएगा। बाकी कंटेंट जो आएगा वो जो आपका एक फॉर्मूला बेस्ड सिनेमा है, उसके लिए जो पटकथा लेखक हैं या उसके जो कहानीकार हैं वो वहीं से आएगा। लेकिन 10-15% जो सिनेमा बनता था पहले, अगर वो क्वालिटी सिनेमा बनने लगेगा और उसको उस तरह का एक्सपोजर मिलेगा जैसा पहले मिलता था। आप मुझे बताइए ना, मणि कौल ने तो विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास पर फिल्म बनाई, नौकर की कमीज सतह से उठता आदमी बनाई उन्होंने विजयदान देथा की कहानियों पर फिल्म बनाई। अमोल पालेकर ने दुविधा पर फिल्म बनाई थी पहली, जिसमें शाहरुख खान थे। तो ये सब चीजें हुई हैं, कॉमर्शियल सिनेमा के स्ट्रक्चर में भी सिनेमा हुई हैं। लेकिन जो बात मैंने दर्शक के संदर्भ में कही थी, या उसकी एक जो अवेयरनेस, जो बात अभी फिल्म एप्रिसिएशन की बात आई और ये बात आई कि भाई दर्शक और सिनेमा के बीच में जो कहीं ना कहीं गैप है लेखन के बीच में, उसको पाटा जाए। तो ये उसकी कोशिशें अगर फिल्म फ्रेटर्निटी की तरफ से और जो समीक्षक हैं उनकी तरफ से ये चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं वो दर्शकों में वो अवेयरनेस आएगी। हिंदी पट्टी का दर्शक जो है वो अपने जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं उनको लेकर कितना जागरूक है ये भी हमको देखना चाहिए। बंगाल में तो लोग रविन्द्रनाथ टैगोर, आज भी रवीन्द्र संगीत सुनते हैं, मगर हम कितना सुनते हैं गिरिजा देवी को या भीमसेन जोशी को या बाकी लोगों को, ये भी देखना पड़ेगा ना। जी जी अजीत राज जी, आपकी आखिरी टिप्पणी, दर्शक दोषी है क्योंकि वो अनपढ़ है, फिल्मकार दोषी है कि वो नहीं जानता साहित्य में क्या लिखा जा रहा है, या बाजार का इतना दबाव है, कमर्शियल वेंचर है जहां इस तरह के फार्मूले चाहिए जो बॉक्स ऑफिस पे हिट रहें, ये सब वजह हैं। अभी अमिताभ जी ने थोड़ा सा तो स्वीकार किया कि पहले जितनी बनती थी अब उतनी नहीं बन रही, या उतनी बनने लगे तो भी ठीक है, 10-15% सही ही बनने लगे। मतलब हम बड़ी फिल्मों की बात ना करें, हम अक्षय कुमार और शाहरुख खान और इन सब की फिल्मों की बात ना करें, हम जो छोटे बजट की फिल्में हैं वो उनकी बात करें जहां पर इसकी गुंजाइश हो सकती है। आपकी टिप्पणी। देखिए, आप जो विश्व साहित्य में जाइए और वर्ल्ड सिनेमा में जाइए, हॉलीवुड की बात, तो वहां कोई भी ऐसी फिल्म साहित्यिक कृति पर नहीं बनी है जो घाटे में गई हो। आप देखिए कि उनके बजट, जैसे डेविड लिन ने बोरिस पास्तरनाक के उपन्यासों पर फिल्में बनाई, आज की डेट में वो 20,000 करोड़ में बनेगी। लॉरेंस ऑफ अरेबिया और डॉक्टर जीवागो, तो वो फिल्में उपन्यास पर थी और वो कमर्शियलिटी से किसी को इनकार नहीं है। ये मत मानिए कि हिंदी साहित्य पर नॉन कमर्शियल फिल्म बनाइए, क्यों बनाइए, आप कमर्शियल बनाइए ना। आप देखिए कि अंग्रेजी में अभी भी, और इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, यहाँ तक कि ईरान में, और जो हमारा बॉलीवुड साउथ कोरिया की नकल कर रहा है इस समय थ्रिलर बनाकर, वो थ्रिलर क्या है, वो तो किताबें है ना, वो साहित्य है, वहां का क्राइम नॉवेल्स है। उसी तरह से आप चाइना में, रूस में, जहां भी जो महान सिनेमा इस समय बन रहा है वो कमर्शियली भी सक्सेसफुल है। आप विकिपीडिया में उन फिल्मों के नाम टाइप कीजिए और उसका देखिए कि लागत कितनी है और उसका ग्रॉस रूट कलेक्शन की ग्रोथ कितना है, ग्रॉस कलेक्शन। तो ऐसी बात नहीं है। मेरा फिर मानना है कि हमारा फिल्म उद्योग, खास तौर से हिंदी का फिल्म उद्योग, इस समय मूर्खता का शिकार हो गया है। वहां लोग पढ़े लिखे नहीं है। तब इस तर्क पर यदि जाएंगे कि ऑडियंस मूर्ख है तो उसको मूर्खता दीजिए, तो इससे तो विकास नहीं होगा ना देश का विकास होगा, ना सिनेमा का विकास होगा। तो इसका मतलब है कि साहित्य को भी पल्प फिक्शन में बदल जाना चाहिए और रानू और गुलशन नंदन की तरह सारे हिंदी लेखकों को लिखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा दर्शक अनपढ़ और गंवार है। यदि आप इस तर्क पर जाएंगे तो वो तर्क ठीक, फिर विज्ञान का भी आविष्कार, साइंस भी रुक जाएगा, क्योंकि फिर जो भी नई चीज आती है उसके, जैसे रविंद्र जी जानते होंगे कि जो तुलसीदास जो आज इतने पॉपुलर हुए, अपने जमाने में तो उनको डंडे से मारा गया, तो वो उस समय उनका साहित्य जनता को स्वीकार ही नहीं था या समझ में नहीं आया था। उसी तरह कबीर हुए, प्रेमचंद भी अपनी मृत्यु के इतने साल बाद इतने पॉपुलर हुए हैं, उस जमाने में उस तरह से नहीं था। तो जो भी कला संस्कृति है वह ऑडियंस ड्रिवन यदि हो जाएगी तो एक तो वो मर जाएगी और उसका विकास रुक जाएगा। हमारे देश को चाहिए कि जितने भी हमारे 500 यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय हैं, उन 500 विश्वविद्यालयों में
सिनेमा के डिपार्टमेंट खुले, सिनेमा पर अच्छा पठन पाठन शुरू हो, अच्छे स्क्रिप्ट राइटर सामने आए, तब जाकर हमारा हिंदी सिनेमा सुधरेगा। नहीं तो वो अंधी सुरंग में ही है, अंधी सुरंग में रहेगा, मेरा मान। जी जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी रवीन जी। आपने कहा कि 500 यूनिवर्सिटी में ये पठन पाठन हो, ट्रेनिंग हो, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह वगैरह सब सीखें, लेकिन जब सिनेमा को चाहिए ही नहीं, फिल्मकारों को चाहिए ही नहीं, ऐसा तो है नहीं कि अच्छा लिखने वाले नहीं होंगे, अच्छी कहानी कहाँ लिखने वाले नहीं है, उपन्यास लिखने वाले नहीं है, स्क्रिप्ट राइटर नहीं है। सवाल यह है कि नीयत क्या है बॉलीवुड की, फिल्मकार क्या किस तरह की फिल्में बनाने चाहते हैं, क्या ये सवाल सब चीजों पर हावी नहीं हो रहा है? बहुत संक्षेप में। देखिए मुकेश जी, मैं असम जहाँ हम लोग बॉलीवुड पर आरोप लगाते हैं, जो कि बहुत कुछ सही भी है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि फिल्म उद्योग जब हम कहते हैं तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी रहता है। आप फिल्म बना लीजिए, फिल्म दिखाएगा कौन? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का अभी तो सिस्टम बनाने तक सीमित रखिए, बनाने तक सीमित रखिए, नहीं, देखिए क्योंकि बात फिर हम तो दूसरे तरफ चले जाएंगे। बात मुकेश जी, सीमित रहने पर भी ऐसा नहीं है कि फिल्म बनाने वाले बहुत लोग हैं, मेरे भी कई परिचित हैं जो जाते हैं बनाने, पर फिल्म दिखाएगा कौन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पहले शाकुंतलम थिएटर भी दिल्ली में था, वो भी नहीं है, जहां ये जो तो हर कम तरह बजट की फिल्मों वाली। के साथ है ना रवीन जी, ये समस्या, ये चुनौती तो हर तरह की फिल्मों के साथ। हाँ, हर तरह ये की तो फिल्मों। आप ये नहीं, साहित्य हर की तरह की फिल्मों कृतियों के साथ को नहीं है। लेकर ही अलग से नहीं है। नहीं, देखिए साहित्यिक कृतियों पर अगर फिल्म बनाने का सिलसिला शुरू करें और मान ले कॉमर्शियल उस ग्रामर में अगर आप न जाएं और एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं, जो बन सकती है। और वैसे अभी भी पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज जो थी, वो चंद्र बरदाई की कृति पर है, जो हिंदी की कृति पर बनी है। मोहल्ला 80 के अलावा वो भी एक चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने बनाई है पिंजर के अलावा। तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन देखिए डिस्ट्रीब्यूशन भी आप पूरी तरह उपेक्षा कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की आप पूरी तरह उपेक्षा कर देंगे बॉलीवुड की, तो साहित्य के फिल्मकार जाएंगे कहाँ? अगर कोई आदमी बनाना चाहे तो उसका भी तो एक बजट होगा ना, चाहे करोड़ों में ना हो लेकिन एक आध करोड़ में हो। फिल्म देखेगा कौन अगर फिल्म का दर्शक नहीं है? और मैं तो ये ठीक है, ये भी अप्रिसिएशन कोर्स भी चलने चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन आप एक स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे कि फिल्म जहां दिखाई जाएगी, नॉन कमर्शियल फिल्में भी अगर दिखाई जाएंगी तो साहित्यिक कृतियों पर अच्छी फिल्में बनने लगेंगी। जी, बहुत सारे प्रश्न हैं और ये भी एक प्रश्न है उसके मैं इकोनॉमिक्स का, फिल्म के। एक चीज जोड़ना चाहूंगा मुकेश जी। जी रवीन जी जी ठीक कर रहे हैं। आप सोचिए कि सरकारें हमसे इंटरटेनमेंट टैक्स लेती है ना, उस टैक्स का क्या होता है किसी को पता है? कोई अकाउंटेबिलिटी है? मेरा मानना है कि यदि सरकार देश में जितने भी 500 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन 500 डिस्ट्रिक्ट में शाकुंतलम जैसा एक मल्टी कल्चरल सेंटर हो जाए, जिसमें चाय की दुकान भी हो, किताब की भी दुकान हो, और एक फिल्म चले, उसमें जी, मिनिमम लागत पर आज 150-150 रुपए, 500-500 रुपए आपकी भारतीय एक आपकी आम आदमी की। बहुत अच्छी इच्छा है, सदिच्छा तो है, वो लेकिन उस तरह सरकार तो की सब उस तरह के सब सरकार तो सब इन्वेस्टमेंट कर रही, सरकार का अपना डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। वो कहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगी? वो अस्पताल बंद कर रही है, आप सिनेमा हॉल की बात कर रहे हैं। दूसरी दिशा में जा। समय मुकेश खत्म हो जी, गया है अमिताभ जी। एक लाइन में बहुत जी। छोटी सी टिप्पणी करूंगा। देखिए, सरकार पहले एनएफडीसी जैसी संस्थाओं के जरिए बिल्कुल। सार्थक सिनेमा के निर्माण को प्रोत्साहन देती थी। अब बिल्कुल। मौजूदा दौर में वो सब बंद हो गया है। जो बात अजीत जी कह रहे हैं, रविंद्र जी कह रहे हैं, उसी में इतना जोड़ना चाहूंगा कि अगर सरकार ये प्रोत्साहन देना शुरू करेगी तो शायद कम बजट में जो निर्माता हैं या निर्देशक हैं, अभिनेता हैं, वो इस तरह के सिनेमा बनाने का प्रयास करेंगे। अब चूंकि आपने खुद ही कहा कि सरकार जो है वो सब खत्म कर रही है ना, तो फिर ये कैसे होगा? जी, उसी ने तो एनएफडीसी भी खत्म किया है। जी बिल्कुल, दिक्कत यही वही तो मैं कह रहा समस्या हूं, है। इसीलिए मैंने चलिए कहा ना कि निकलिए, वो जी। लेकिन बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से पंच प्रणों की बात करके कुछ उपदेशात्मक बातें कही थी, जो कि जाहिर है कि उनके एजेंडे से प्रेरित रही होंगी। जाने माने साहित्यकार अशोक वाजपेयी बता रहे हैं कि वास्तव में आज हमें किन पंच प्रणों की जरूरत है। देखते हैं उनका स्तंभ, दूसरी आवाज। नमस्कार। इस बार दूसरी आवाज में मैं 5 प्रण, 5 सकार, 5 नकार इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं।
सुनते हैं कि अभी किसी किले की प्राचीर से अगले 25 वर्षों के लिए कुछ पंच प्राण बातें कही गई हैं। अब हम तो साधारण लोग हैं, लेखक हैं, साधारण नागरिक हैं, यहाँ वहाँ काम करने वाले लोग हैं, तो ये एक तरह का आत्मोपदेश है और हमारे यहाँ आत्मोपदेश की भी परंपरा है। तो पहले तो 5 प्रण। पहला प्रण कि हम अपने सच पर अडिग रहें, जो हमें सच लगता है उस पर अडिग रहें, चाहे कितने ही झूठ के लुभावने प्रहार हम पर हों। दूसरा, हर तरह की घृणा से, फिर वो धर्म को लेकर हो, जाति को लेकर हो, संप्रदाय को लेकर हो, भाषा को लेकर हो, लिंग को लेकर हो, किसी भी तरह की घृणा से हम बचे रहने का प्रण करें। तीसरा, हम कुछ भी हो जाए हिंसा का सहारा न ले, यानी हम हर हालत में अहिंसक बने रहें। चौथा प्रण होगा कि हम सब धर्मों का आदर करें और अपने धर्म से अलग जो दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग हैं उनको नीचा दिखाना, अपमानित करना, उनसे बैर भाव रखना, इस चक्कर में न पड़े। और पांचवा कि हम किसी भी हालत में निर्भय बने रहें। न हम सत्ता से डरें, न पुलिस से डरें, न वेद से डरें, लोक से डरें, न गुरु से डरें। ये जो तरह तरह के डर हमें घेरे रहते, न बाजार से डरे, न विज्ञापन से डरे, न मीडिया से डरे। हमको निर्भयता की नागरिकता का प्रण लेना। तो 5 तो ये प्रण हुए। अब 5 सकार। तो पहला सकार तो ये है कि हमेशा हम वंचितों और पीड़ितों की मदद के लिए तैयार रहें। जो भी हमारे साधन हैं, जो भी हमारे पास उपाय हैं, उनके सीमा में। दूसरा, बच्चों, बूढ़ों, स्त्रियों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों इत्यादि जो प्रायः हमेशा ही किसी न किसी संकट, किसी न किसी व्यथा में घिरे होते हैं, उनको हम आदर भी दें और उनकी भरसक मदद भी करें। तीसरा, हम अपनी मातृभाषा और अपनी संस्कृति का आदर करें, जिसका अर्थ ये होगा कि हम दूसरों की मातृभाषाओं और दूसरों की संस्कृतियों का भी आदर करेंगे। चौथा, कुछ भी हो, हमको हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। और पांचवा, चाहे बातचीत में, चाहे संवाद में, चाहे विवाद में, चाहे मानवीय संबंधों में, हमको कभी हर हालत में सद्भाव बनाए रखना चाहिए, यानी एक सामाजिक समरसता बनाए रखना चाहिए। ये तो है 5 सकार। अब 5 नकार। तो पहला ये कि झूठ कितना भी भड़कीला और चमकीला और सड़कीला क्यों ना हो, हम उसके झांसे में ना आए और उसका साथ न दें। दूसरा, भाषा में किसी भी तरह की अभद्रता, गाली गलौज, लांछन, इन सब से हमको गुरेज करना।
हम अगर सभ्य नागरिक हैं, अगर हम भारतीय हैं, तो हमें इन सब चीजों से गुरेज करना होगा। तीसरा, नागरिक आचरण में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हम रोज देखते हैं लाल बत्ती है, लेकिन क्योंकि आपके पास स्कूटर है या दोपहिया कोई वाहन है, उसको लेकर आप उसका आप पालन अपने वो नहीं लगाते, हेलमेट, छोटी छोटी चीजें हैं। ये जो नागरिक आचरण में चूक होती है, इससे हमको बचना चाहिए, क्योंकि इस चूक के कारण ही दुर्घटनाएं होती। चौथा है कि हमको किसी भी अन्याय या अत्याचार के अभियान में शामिल होने से इनकार करना चाहिए। और वो ऐसे अभियान हमारे यहाँ लगातार तरह तरह के मुखौटों के साथ आते रहते हैं, और कई बार तो उनको सत्ता का मूक समर्थन भी मिला होता है, जो हम जानते हैं। असहमति का सम्मान करने का अर्थ ये है कि हम असहमति को शत्रुता में न बदलें। तरह तरह के वैचारिक दृष्टियां हैं संसार को समझने की, समाज को समझने की, समाज को बदलने की, समाज में परिवर्तन लाने की, समाज को व्यवस्थित करने की, और उनके बीच में द्वंद्व और नोक-झोंक संवाद होता ही रहता है। पर जो हमसे असहमत है वो हमारा शत्रु है। इस सरलीकरण से और इस विद्वेषीकरण से हमको बचना चाहिए। तो ये एक तरह का आत्मोपदेश है। हम इसका पालन तभी कर सकते हैं जब अपनी मानवीयता और नागरिकता दोनों को थोड़ा सजग और संवेदनशील और चौकन्ना करें। अगर इस मुकाम पर हम नहीं करेंगे ऐसा, तो कब करेंगे? बहुचर्चित अंतर्राष्ट्रीय कृतियों पर चर्चा के क्रम में आज बारी है पॉल बीटी के उपन्यास द सेल आउट की। अमेरिका में अश्वेतों के साथ भेदभाव की कहानी कहने वाला ये उपन्यास 2016 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित हो चुका है। जाने माने लेखक एवं पत्रकार प्रियदर्शन इस उपन्यास के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। नमस्कार। आज मैं जिस उपन्यास की चर्चा करने जा रहा हूं उसका नाम है द सेल आउट। राइटर हैं, उसके लेखक हैं पॉल बीटी। इस उपन्यास को 2016 में मैन बुकर से सम्मानित किया गया। इत्तेफाक से पॉल बीटी पहले अमेरिकन लेखक हैं जिनको यह सम्मान मिला, लेकिन ये उपन्यास मैं इस सम्मान की वजह से नहीं उठा रहा हूँ। जब मैं उपन्यास पढ़ रहा था तो मुझे दो बातों का ख्याल आया। पहली बात तो ये कि राग दरबारी को पढ़ते हुए जो आनंद आया था, इस उपन्यास को पढ़ते हुए अगर आनंद शब्द सही है, क्योंकि आनंद में आपके दुख भी शामिल होते हैं जब आप किताब को पढ़ते हैं, विडंबनाओं की आपकी पहचान भी शामिल होती है, तो जिस व्यंग्य के लहजे में राग दरबारी भारतीय ग्राम कथा कहता है, लगभग उसी व्यंग्य के लहजे में, कुछ उसी अंदाज में बिल्कुल पॉल बीटी अमेरिका में अश्वेत आबादी के साथ हो रहे भेदभाव का सच कहते हैं। दूसरी बात जो मुझे ख्याल आई वो ये थी कि 2020 में जॉर्ज लॉयड की हत्या हुई थी। एक पुलिस वाले ने इस अश्वेत अमेरिकी को बिल्कुल पांव से कुचल कर उसकी गर्दन पे बूट रख के उसे मार डाला था। क्या इत्तेफाक है कि इस किताब को पढ़ते हुए उसके 2-3-4 साल पहले जो उपन्यास लिखा गया होगा, लग रहा था कि उस घटना का दोहराव जॉर्ज लॉयड की हत्या में है। कथानायक के पिता को पुलिस वाले ऐसे ही मार देते हैं। लेकिन मैं मूल कहानी पे लौटूं। उपन्यास
जैसा मैंने बताया कि बड़े दिलचस्प ढंग से शुरू होता है। जो कथावाचक है वो एक अदालत में खड़ा है, उस पर एक मुकदमा चल रहा है कि उसने अमेरिका में फिर से भेदभाव को बहाल करने की कोशिश की है। उपन्यास जहाँ शुरू होता है, ये उदाहरण मैं सिर्फ उसके लहजे को पकड़ने के लिए दे रहा हूँ कि दिस में बी हार्ड टू बिलीव कमिंग फ्रॉम ए ब्लैक मैन, बट आई हैव नेवर स्टोलन एनीथिंग, नेवर चीटेड ऑन माई टैक्सेस और एट कार्ड्स, never snuck into the movies or failed to give back the extra change to a drug store cashier, indifferent to the wage of mercantilism and minimum wage expectations. वो कहता ये है कि आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ब्लैक हूँ, मैं अश्वेत हूँ, लेकिन मैंने कभी कुछ चुराया नहीं है, मैंने कभी कोई टैक्स चोरी नहीं की, कार्ड में बेईमानी नहीं की, कभी ऐसा नहीं हुआ कि चुपचाप किसी सिनेमा हॉल में दाखिल हो गया हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी दुकान पे चेंज लौटाने से मैंने बचने की कोशिश की हो। तो वो ये बता रहा है कि ये सारी धारणाएं अश्वेत लोगों को लेके अमेरिकी मानस में गहरे धसी हुई हैं। उपन्यास बताता है कि अमेरिकी संसार का जो मिथ है कि वो बिल्कुल भेदभाव मुक्त है, जिसकी गारंटी अमेरिका का संविधान देता है और वहाँ के बहुत सारे प्रैक्टिसेस देते हैं, उसके बावजूद वहाँ एक भेदभाव छुपा हुआ लगातार जारी है। और जो कथावाचक जो खुद अश्वेत है वो पाता है कि एक दिन उसकी डिकेंस नाम की बस्ती, डिकेंस एक बस्ती है कैलिफोर्निया में, वो गायब हो गई है। बोलता है कि वो नागासाकी की तरह किसी बम धमाके में गायब नहीं हुई, वो मेरे पिता की तरह किसी के मार दिए जाने से गायब नहीं हुई, वो चुपचाप नक्शे से गायब हो गई। हम चाहें तो अपने आसपास की ऐसी कई बस्तियों को, ऐसे कई गांवों को याद कर सकते हैं जो धीरे धीरे नक्शे से गायब होते चले गए और उनकी जगह बहुमंजिला इमारतों, नई आबादी, नई रिहाइश ने ले ली। तो ये उपन्यास जो है एक तरह से अश्वेत विस्थापन किया, उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस का भी दर्द है। और बड़े मज़ेदार ढंग से इस अश्वेत संकट को जो ब्लैक कथावाचक है वो अपने ढंग से दूर करने की कोशिश करता है। वो और उसके दोस्त मानते हैं कि इससे बेहतर तो पुराना ज़माना था, जब हमें मालूम था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जब हमारे भीतर ये भ्रम पैदा नहीं किया गया था कि हम तो जो हैं बिल्कुल बराबर हैं सबके, हमारी कोई बराबरी नहीं है, हमें अब भी अवमानना, अवहेलना, तिरस्कार झेलना पड़ता है, तो पुरानी व्यवस्था बहाल कर दो, कम से कम उसमें ये भ्रम नहीं बचा रहेगा। तो पहले वो डिकेंस नाम की बस्ती में वो लकीरें खींचते हैं, फिर साइन बोर्ड लगाते हैं, फिर एक सिर्फ वाइट लोगों का स्कूल भी खोल देते हैं। वो उसकी एक दोस्त है बॉन जो कथावाचक है, उसकी दोस्त है, उसको जो बस चलाती है, उसको बोलते हैं तुम अपनी बस में एक बोर्ड लगा लो कि ओनली फॉर वाइट। तो इस तरह से अच्छे वो फील करते हैं कि ऐसा करने से उनकी अपनी पहचान लौट रही है, डिकेंस लौट रहा है, उनका जो काला वजूद है, उनकी जो रंगीन आइडेंटिटी है, उनको वापस मिल रही है। ये एक बहुत तीखा, बहुत मर्मभेदी व्यंग्य है जिसमें उसके पिता की मौत, जो और पिता अपने बेटे के प्रति बहुत अत्याचारी है, बेटे को तमाम तरह की हिकमतें सिखाना चाहता है और इस क्रम में वो दुनिया को झेल सके इसके लिए उस पर तरह तरह के अत्याचार भी कर देता है। लेकिन जब वो मरता है तो लेखक माफ करेंगे, कथावाचक बोलता है कि मैं आमतौर पे ऐसी मौत पे रोने का चलन है, आमतौर पे ये कहने का चलन है कि देखो अश्वेत होने के चलते मार दिया गया, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। मैं सोचता रहा कि जीवन भर पिता जो मुझे शिक्षा देते रहे, ये उनकी आखिरी सीख थी कि देखो मेरी तरह के सबसे स्मार्ट ब्लैक मैन के साथ अमेरिका में ये हो सकता है, तो तुम लोग क्या चीज़ हो। वो चाहते थे कि बेटा पढ़े, बेटा पढ़ता भी है लेकिन अपनी खेती शुरू करता है एक फार्म हाउस में, वहाँ से उसका गुजारा होता है। वो
अश्वेत बौद्धिकता का, जो मुख्य धारा में शामिल होने की, जो अपने आप को आधुनिक करने की कोशिश कर रही है, उसका भी बड़े मजेदार ढंग से मजाक उड़ाता है। वो एक क्लब सा है जहां ये जाते हैं। एक कैरेक्टर है जो चार्ल्स डिकेंस के उपन्यासों को नए सिरे से लिखने की कोशिश कर रहा है कि उसमें जो नीग्रो शब्द का इस्तेमाल है उन सबको हटा दो, उसकी जगह वॉरियर इस्तेमाल करता है। तो एक समानता का जो मिथक गढ़ा जाता है और जिसकी आड़ में एक पूरी आबादी को उसकी पहचान से वंचित कर दिया जाता है, उसको एक तरह की गुमनामी में धकेल दिया जाता है, जो उसके साथ लगातार हो रहे अन्याय का एक आधार भी बन जाती है। इन सब को ये उपन्यास द सेल आउट बड़े चुटीले ढंग से, बिल्कुल चुभते हुए ढंग से हमारे सामने रखता है। ये एक पठनीय उपन्यास है। शुक्रिया। समकालीन शायरी में खुशबीर सिंह शाद का नाम बहुत ही अदब के साथ लिया जाता है और इसकी बड़ी वजह है उनका अंदाज़े बयां। बहुत ही सादे अंदाज में बड़ी बात कह जाना उनकी गजलों की खूबी रही है। हालांकि उनकी गजलों में बहुत सारे रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन ये सादगी ही है जो शायद उनकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता की वजह है। आइए उनसे सुनते हैं उनकी कुछ ताजा गजलें। नमस्कार। ताना बाना के दर्शकों के लिए कुछ गज़लों के अशार लेके हाजिर हुआ हूँ। पहली गज़ल पेश करता हूँ। रगों में ज़हर खामोशी उतरने से ज़रा पहले, रगों में ज़हर खामोशी उतरने से ज़रा पहले, बहुत तड़पी कोई आवाज़ मरने से ज़रा पहले, बहुत तड़पी कोई आवाज़ मरने से ज़रा पहले, ज़रा सी बात है कब याद होगी इन हवाओं को, ज़रा सी बात है कब याद होगी इन हवाओं को, मैं एक पैकर था ज़र्रों में बिखरने से ज़रा पहले, ज़रा सी बात है कब याद होगी इन हवाओं को, मैं एक पैकर था ज़र्रों में बिखरने से ज़रा पहले, मैं अश्कों की तरह इस दर्द को भी ज़ब्त कर लेता, मैं अश्कों की तरह इस दर्द को भी ज़ब्त कर लेता, मुझे आगाह तो करता उभरने से ज़रा पहले, मैं अश्कों की तरह इस दर्द को भी ज़ब्त कर लेता, मुझे आगाह तो करता उभरने से ज़रा पहले, कोई सूरज से ये पूछे कि क्या महसूस होता है, कोई सूरज से ये पूछे कि क्या महसूस होता है, बुलंदी से नशेबों में उतरने से ज़रा पहले, कोई सूरज से ये पूछे कि क्या महसूस होता है, बुलंदी से नशेबों में उतरने से ज़रा पहले, कहीं तस्वीर रुस्वा कर न दे मेरे तसव्वुर को, कहीं तस्वीर रुस्वा कर न दे मेरे तसव्वुर को, मुसव्विर सोच में है रंग भरने से ज़रा पहले, मुसव्विर सोच में है रंग भरने से ज़रा पहले, और सुना है वक्त कुछ खुश रंग लम्हे लेके गुजरा है, सुना है वक्त कुछ खुश रंग लम्हे लेके गुजरा है, मुझे भी शाद कर जाता गुजरने से ज़रा पहले, मुझे भी शाद कर जाता गुजरने से ज़रा पहले। और ये एक दूसरी गज़ल के चंद अशार। खैर जानो जो खुशी का पल मयस्सर हो रहा है, खैर जानो जो खुशी का पल मयस्सर हो रहा है, वरना तो अतराफ में सब बद से बदतर हो रहा है। खैर जानो जो खुशी का पल मयस्सर हो रहा है,
वरना तो अतराफ में सब बद से बदतर हो रहा है। हर घड़ी दिल को बिखरने से बचाने में लगे हैं। हर घड़ी दिल को बिखरने से बचाने में लगे हैं। हर घड़ी महसूस होता है कि अबतर हो रहा है। और ये शेर देखिए कि बेहिसी कम कर रही है रोज कुछ दिल की गुदाजी। बेहिसी कम कर रही है रोज कुछ दिल की उदासी। एक न एक रेशम का गोशा रोज पत्थर हो रहा है। बेहिसी कम कर रही है रोज कुछ दिल की गुदाजी। एक न एक रेशम सा गोशा रोज पत्थर हो रहा है। नींद पहले भी उजट जाती थी अंदेशों के चलते। नींद पहले भी उजट जाती थी अंदेशों के चलते। अब तो एक मामूल सा है और अक्सर हो रहा है। अब तो एक मामूल सा है और अक्सर हो रहा है। फिर न कहना ये तमाशा देखने से रह गए हो। फिर न कहना ये तमाशा देखने से रह गए हो। बारे अव्वल हो चुका है, बारे दीगर हो रहा है। फिर न कहना ये तमाशा देखने से रह गए हो। बारे अव्वल हो चुका है, बारे दीगर हो रहा है। और क्या तगय्युर है कि दरिया वुसअतों में घट रहे हैं। क्या तगय्युर है कि दरिया वुसअतों में घट रहे हैं। क्या तगय्युर है कि एक कतरा समंदर हो रहा है। क्या तगय्युर है कि एक कतरा समंदर हो रहा है। शाद बातिन और जाहिर एक जैसे लग रहे हैं। हूबहू अंदर वही सब है जो बाहर हो रहा है। और आखिर में एक गजल के 4 अशआर और पेश कर रहा हूं कि रेजा रेजा होकर यकजा रहने वाले ऐसे भी देखे हैं जिंदा रहने वाले। इस बस्ती में सुख दुख सबके एक जैसे हैं। तुम ही नहीं हो इसमें तन्हा रहने वाले। अब्रे गुरेज़ा शायद तुझको इल्म नहीं है। कितने साबिर हैं ये प्यासा रहने वाले। कैसे तेरे फसाने का हिस्सा बन जाएं हम अपने किरदार में यकता रहने वाले। कैसे सालिम रह पाएंगे वक्त की रो में हर लम्हे में टुकड़ा टुकड़ा रहने वाले। ताकत का नशा है कुछ भी कर सकते हो। ताकत का नशा है कुछ भी कर सकते हो। लेकिन तुम भी नहीं हमेशा रहने वाले। ताकत का नशा है कुछ भी कर सकते हो। लेकिन तुम भी नहीं हमेशा रहने वाले। शायद ये एक पैकर के हों या किसी शजर के। शायद ये एक पैकर के हों या किसी शजर के। साया बनकर रहेंगे साया रहने वाले। साया बनकर रहेंगे साया बन रहने वाले। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अक्सर महिमा गान किया जाता है। जो लोग जल्दी जागते हैं वे अपने आप को महान समझते हैं और जो देर से जागते हैं उनको हीन। जाने माने व्यंग्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी आज अपने स्तंभ में ब्रह्म मुहूर्त में जागने की इस धारणा पर ही कटाक्ष कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनका स्तंभ ना काहू से बैर। एक हास्य रचना पेश है आपकी, ब्रह्म मुहूर्त में जागना ना जागना। कुछ लोग सुबह सुबह जाग जाते थे और इस बात को बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागे हैं साहब, इसका बड़ा जलवा है। देर तक सोए तो गए आप। हमारे चाचा जी रोज सुबह 4 बजे जाग जाते थे और मात्र इसी कारण वो अपने आप को महान मानते थे और पूरी दुनिया को अपने से कमतर मानते थे। उनसे जो मिलता उससे पूछते, दरियाफ्त करते, अच्छा आप कब उठते हैं सुबह?
अगर वो 4:15 भी कहे तो मानते थे वो 15 मिनट का जो अंतर है वो उन्हें ज़्यादा महान बनाता है। ये एक छोटा आदमी है, वो उसको उल्लू का पट्टा मानने लगते थे। वो मानते थे कि सुबह उठने से दिमाग तेज होता है, बुद्धि प्रबल और प्रज्ञा जाग जाती है, ऐसा बोलते थे। वैसे जागी हुई प्रज्ञा से हमारे चाचा जी ने कभी कोई काम किया हो ये हमको तो नहीं पता। वे हमेशा कर्मण्य रहे, परंतु मात्र ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ जाने के कारण वो स्वयं को बहुत बड़ा धार्मिक, बहुत नैतिक और लगभग ईश्वरीय सा मानते थे। मैंने इतनी सुबह कभी मैं नहीं जागा, तो वो मुझे ऐसे देखते थे, ऐसी निगाह देखते थे कि वो निगाहें चाबुक की तरह मेरे ऊपर पड़ती। वे रहस्यमयी व्यंग्यात्मक मुस्कान से मुझे ऐसे देखते मानो उन्हें पता हो कि मैंने किसका खून किया है और लाश कहाँ छिपा रखी। हमारे स्कूल के हेडमास्टर साहब भी हमारे चाचा जी की परंपरा के ही थे। वे हमेशा कहते आदमी सुबह जितनी जल्दी उठे उतना अच्छा। मैंने एक बार डरते डरते पूछ लिया कि गुरुजी, मान लीजिए कि आदमी यदि सोए ही नहीं तो फिर? उन्होंने इस बात पर मेरी पीठ थपथपाने के बजाय मुझे 2 लप्पड़ मारे और कहा कि आदमी का सोना भी जरूरी है, क्योंकि सोएगा नहीं तो सुबह जल्दी उठेगा कैसे। उनके हिसाब से महानता की दुकान एकदम ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है और 1-8 घंटे में बंद हो जाती है। उनका तो यहाँ तक कहना था कि सिकंदर महान भी रोज़ सुबह उठ जाता तभी वो महान हुआ, ताकि फटाफट तैयार होकर वो दुश्मन की तरफ कूच कर जाए। सिकंदर अगर अपने तंबू में ही सोता रहता और देर से पहुँचता तब तक दुश्मन बोर होकर अपनी फौज वापस ले गया होता। सिकंदर किससे लड़ता नहीं तो महान कैसे होता। मैंने ब्रह्म मुहूर्त की उठने की कोशिशें नहीं की हूँ ऐसा नहीं, मैंने बहुत बार कोशिश की, खूब उठा। मेरी परेशान रही कि मैं सुबह उठ भी गया तो मैंने सोचा उठ के अब करें क्या यार, इतने सुबह उठ गए। सुबह सुबह घूमने के कहते हैं घूमो, घूमने के अपने खतरे हैं। मैं सड़क के कुत्ते ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले जाग जाते। इतनी सुबह जाग जाने से कुत्ते तो महान नहीं हुए, बल्कि मैंने पाया कि ब्रह्म मुहूर्त में हर कुत्ता और कुत्ता हो जाता है। वह सुबह सुबह भूखा होने के कारण ज़्यादा ही चिड़चिड़ाने लगता है, चिड़चिड़ाता है, भौंकता है। सुबह घूमने निकलो तो ये उद्विग्न कुत्ते आपके पीछे लग जाते हैं। पहले एक आता है, फिर और आते हैं, फिर कई आ जाते हैं और आप कुत्तों के कारवां के मुखिया के टाइप आप मुखिया दिखते हो और वॉकिंग पे निकलते हो। और सुबह उठ के मान लीजिए पढ़े लिखे तो उठते हो यार तो पढ़ लिया करो। देखिए पढ़ाई में तो हमारा दिमाग और दिल दिन में भी नहीं लगता ना रात में, ब्रह्म मुहूर्त में तो फिर क्या लगता। फिर कहा किसी ने अच्छा तुम सुबह उठ के ध्यान किया करो। मैंने ध्यान करने की कोशिश की, सुबह उठो, आंखें बंद करके ध्यान करने लगे, बड़ी शांति मिलेगी। मैंने को ऐसा कहा आंखें बंद करो तो नींद आने लगती है। एक जन बताने लगे अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो, अंदर जाए बाहर निकले, इस पर ध्यान केंद्रित करो, करते रहो तो तुम समाधि होगी, तुमको ध्यान केंद्रित करो। मैंने श्वास की तेज आवाज़ से मेरे पिताजी की नींद खुल गई। रजाई ओढ़े ओढ़े ही उन्होंने गालियां देते हुए मुझसे कहा क्यों बे तू ये सुबह सुबह क्या कर रहा है, पूरे घर की नींद क्यों खराब कर रहा है, क्या तूने ठान ली कि बाप को चैन से सोने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि आज तो खैर ठुकाई के बिना तेरे को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि लात मारने के लिए भी लात को रजाई से निकालना पड़ेगा, पर कल से तूने सुबह उठकर इस तरह खटपट की तो मैं रजाई से निकलकर तेरे फरखच्चे उड़ा दूंगा। मैं ब्रह्म मुहूर्तों में कई कारणों से नहीं उठ सका, और पर आजकल कोई भी पूछे तो मैं झूठ बोल देता हूँ कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही उठता हूँ। कई लोग इसी कारण मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, और तो ये झूठ बुरा नहीं है। हाँ, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं साहब। धन्यवाद। रंजीत सिंह जाने माने मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हैं। हाल में मुंबई की एक आर्ट गैलरी में उनके चित्रों की एक प्रदर्शनी लगी थी द ब्लैक ट्रुथ के नाम से। इस प्रदर्शनी में उन्होंने कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की पीड़ा और संघर्षों को प्रदर्शित किया था। रंजीत सिंह खुद अपनी इस प्रदर्शनी के बारे में हमें बता रहे हैं।
ताना बाना के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरी एकल प्रदर्शनी इन दिनों जो है मुंबई में कोलाबा स्थित आपरे आर्ट हाउस में चल रहा है, जिसका विषय जो है कोल माइनर्स लेबर है। इसका शीर्षक जो है शैडो लैंड है। तो आप मेरे चित्र को जब देखेंगे तो आपको कोल माइनर्स के अलग अलग आयाम को देखने को मिलेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। धूप पिए पानी लेटा है, सीना खोले, नौजवान बेटा है युग के श्रमजीवी का। ये कविता जो है मुझे कॉलेज के दिनों से बहुत प्रभावित करता रहता है, इसलिए मैं इस तरह के सब्जेक्ट पे लगातार काम कर रहा हूँ। करीब 15-16 सालों से लगातार मैं चाइल्ड लेबर्स या कोल माइनर्स लेबर को लेके पेंट कर रहा हूँ। और ये पेंटिंग जो आप देख रहे हैं ऑयल इन कैनवस में बना हुआ है। मेरा जन्म जो है धनबाद में हुआ है। धनबाद मेरे घर के आसपास बहुत सारे ऐसे कोल माइंस थे जहाँ पे लेबर्स क्लासेस काम करते थे। तो वहीं से मैं इंस्पायर्ड होकर पेंटिंग करना स्टार्ट किया। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें आप इनकी समस्याओं को देख सकते हैं। ये किस तरह से हार्डकोर मेहनत करते हैं, लेकिन इनके काम का सही मुआवजा नहीं मिल पाता है। अब सोचिए कि कितना डिफरेंसेस है। एक औरत अगर 8 घंटे जॉब करती है एक कोल खदान में तो उनको 230 रुपया दिया जाता है, और एक पुरुष वहाँ मेहनत कर रहा है 8 घंटे तो उनको 350 से 400 रुपया दिया जाता है। इतना कम वेतन में कोई परिवार कैसे सरवाइव कर सकता है। दूसरी बात यह है कि तमाम तरह की समस्याएं हैं। इनको ना ग्लव्स दिया जाता है, ना मास्क दिया जाता है, ना ही बूट होता है, ताकि फिजिकल जो भी प्रॉब्लम है इससे बच पाए। तो इन लेबर्स के बीच में ब्लैक लंग्स का बहुत प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम्स है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कुछ इंद्रधनुष बहुरंगे हैं, कुछ बच्चे भूखे नंगे हैं, कुछ संप्रदाय के दंगे हैं, कुछ गीता कुछ कुरान, मेरा भारत महान। तो मेरा जो बनावट है इन कविताओं से ही बना हुआ है। एक सोशल समझदारी मेरे अंदर जो है इस तरह की कविता या इस तरह के लिटरेचर पढ़ने के बाद हुआ। और मैं करीब 2014 से इस विषय के ऊपर लगातार काम कर रहा हूँ। वहाँ जाके पेंटिंग, वहाँ जाके फोटोग्राफी करना, वीडियो शूट करना, और फिर वापस दिल्ली में आके जो है अपने स्टूडियो में उसको पेंट करना। तो ये सारा कुछ जो है मैं करीब 2014 से जो है इस विषय को कोल माइंस के लेबर को लेके मैं पेंट कर रहा हूँ। तो तमाम तरह की समस्याएं हैं लेबर्स के ऊपर। एक तो ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो डेली वेज लेबर हैं उनके बच्चे अभी भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अब सोचिए आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता है तो एक कैसा समाज का निर्माण होगा। इसी सब्जेक्ट को लेके मैंने इंस्टॉलेशन और फोटोग्राफी भी किया है, जो आप ऊपर चल के देख सकते हैं। ये मेरा इंस्टॉलेशन आर्टवर्क आप देखेंगे तो एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 14 साल है, और इसको मजबूरीवश इसके घर में कोई भी काम करने वाला नहीं है, इसे मजबूरीवश काम करना पड़ता है। तो एक विजुअल अपीलिंग के लिए मैंने इसको उल्टा दिखाने की कोशिश किया है और अपने साइज से बड़ा दिखाने की कोशिश किया है कि एक ऐसा दलदल है जहाँ पूरी तरह से धंसा हुआ है, ऐसे बाहर निकलने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो इंस्टॉलेशन है इसमें मैंने
नेचर के दो पार्ट्स को दिखाया है। एक तो ये है कि अपने स्वार्थ के लिए इंसान या जो सिस्टम है वो किस तरह से नेचर का दोहन कर रही है। जहां आप देखेंगे कि दूर दूर तक 2 से 3 किलोमीटर तक दूरी में जो है आप कोल निकालने के लिए एक गड्ढा तैयार कर देते हैं और नेचर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ताना बाना में आज बस इतना ही। ताना बाना का आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanaBana@sathindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।